मैं डॉक्टर मंजू कंचल, सह आचार्य मीरा कन्या महाविद्यालय, एमए फाइनल की सभी छात्राओं को गुड मॉर्निंग। आज हम पेपर सेकंड में नया चैप्टर प्रारंभ करेंगे और वह चैप्टर का नाम है मुद्रिक व्यवस्था। यानी मौद्रिक व्यवस्था से हमारा मतलब है कि जो व्यापारियों के द्वारा किया जाता था उसमें लेन देन की व्यवस्था क्या होती थी और किस प्रकार से मुद्रा का प्रचलन उस काल में प्रारंभ हुआ और एक्सचेंज विनिमय का माध्यम क्या था, करेंसी किस प्रकार की थी और उसकी बैंकिंग प्रणाली का विकास किस प्रकार से हुआ और परंपरागत प्रणाली क्या पाई जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारियों के द्वारा वाणिज्यिक गतिविधियां क्या पाई जाती थी, इन सब का अध्ययन इस यूनिट के अंतर्गत हम करेंगे। और उसमें सबसे पहले आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय व्यापारियों की वाणिज्यिक गतिविधियां। यानी भारतीय व्यापारी व्यापार के रूप में कौन कौन से लेन देन के प्रकार उनमें पाए जाते थे और उसके पूर्व में व्यापारियों से पूर्व हम किसानों की स्थिति को देखेंगे कि किसान किस प्रकार से लेन देन का कार्य किया करता था। उसमें अगर हम पृष्ठभूमि के रूप में देखें तो हम पाते हैं कि मध्यकालीन अर्थव्यवस्था में न केवल उत्पादन और उत्पादक के उपभोग तक ही हमें विवरण प्राप्त होता है, बल्कि अर्थव्यवस्था यानी मौद्रिक अर्थव्यवस्था का विकास भी उस काल में हो चुका था। अगर हम 14वीं शताब्दी के प्रारंभ की बात करें तो मध्य भारत में पूंजीगत संबंधों का भी विकास हो चुका था। ऐसे कई हमें उस काल के सामयिक तथ्य प्राप्त होते हैं, प्रमाण प्राप्त होते हैं जो इस बात को स्पष्ट करते हैं। अब हम प्रमुख रूप से भू राजस्व एवं पूंजीगत संबंधों की यदि बात करें तो हम सल्तनत काल से लेकर मुगल काल तक का इतिहास का अध्ययन हम इस संबंध में करेंगे और उसमें अलाउद्दीन खिलजी से हम इसको प्रारंभ करेंगे, क्योंकि उसके पूर्व का जो खिलजी वंश के पूर्व का जो इतिहास है, तुगलक ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक का काल यानी दास व्यवस्था जो हमारी पाई जाती थी, उस का जो काल था उसके अंतर्गत हमें भू राजस्व की कोई व्यवस्थित पद्धति देखने को नहीं मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भू राजस्व और बाजार व्यवस्था संबंधी विभिन्न नियमों का निर्माण किया गया था और इसी आधार पर इतिहासकार जो हमारे अंग्रेजी इतिहासकार हैं मोरलैंड, वो ये निष्कर्ष निकालते हैं कि 14वीं शताब्दी के प्रारंभ तक भू राजस्व का संकलन जो किया जाता था वह नगद राशि के रूप में प्रारंभ हो गया था और उत्तर भारत में चारों तरफ पूंजीगत संबंधों का जाल बिछ चुका था। इस प्रकार की रिपोर्ट मोरलैंड से हमें प्राप्त होती है। चाहे हम गांव के अनाज के व्यापारी को लें, शहर के अनाज के व्यापारी को लें, तो हम देखते हैं कि 13वीं-14वीं शताब्दी में जो उनकी कीमतें निर्धारित की गई थी वो किसानों के लिए लाभकारी पाई जाती थी। और 16वीं-17वीं शताब्दी के जो हमें दस्तावेज उपलब्ध होते हैं वो ये बताते हैं कि मुगल साम्राज्य में बड़े भूभाग का भू राजस्व जो संकलित किया जाता था या लिया जाता था, इकट्ठा किया जाता था, वह किसी वस्तु के रूप में न लिया जाकर नकदी के रूप में लिया जाता था, क्योंकि उस काल में दो रूपों में हम देखते हैं कि भू राजस्व का संकलन होता था। एक था वस्तु के माध्यम से यानी वस्तु विनिमय के माध्यम से और दूसरा था नगद राशि के रूप में। तो 16वीं शताब्दी तक आते आते हम क्या देखते हैं कि भू राजस्व का जो संकलन है वो नगद के रूप में
होने लगा था और 14वीं शताब्दी से ये प्रथा प्रारंभ हो गई थी। और इसके साथ साथ एक और जो विशेष चीज़ हम देखते हैं कि मुद्रा का जो आदान प्रदान हो रहा था उसके कारण ब्याज पर ऋण लेने यानी रुपए उधार लेने और सूदखोरी का ब्याज देने की प्रथा का प्रचलन भी इस काल में हो चुका था। और अगर हम प्राचीन इतिहास का अध्ययन करें तो मध्यकाल के अंतर्गत ये रुपए का ब्याज पर रुपए लेने का और देने की जो प्रथा थी वो कोई नई नहीं थी। अगर हम प्राचीन काल का इतिहास पढ़ते हैं और हिंदू विधि संहिताओं का अध्ययन करते हैं तो इस संबंध में हमें काफ़ी निर्देश और इसका महत्व, ब्याज पर जो रुपए उधार लिए जाते थे उसका महत्व, उसका व्यवसाय, ये सारे चीज़ें हमें उसमें लिखी हुई प्राप्त होती है। और 14वीं शताब्दी के बाद हम देखते हैं कि इसका विकास पूंजीगत संबंधों के रूप में दिखाई देता है। और कहा जाता है जो 2 दशकों में यानी 20 साल के अंतर्गत जो शोध कार्य किया गया उनसे ये बात स्पष्ट होती है कि किसान जो कि अन्न उत्पादन करता था वह भू राजस्व के कारण ऋणग्रस्त रहता था, यानी कर्ज उस पर चढ़ा रहता था। तो अब किसान पर ये कर्ज क्यों चढ़ता था जबकि वो उत्पादन करता था और अपना उत्पादन व्यापारियों को बेचता था, फिर भी वह हमेशा कर्ज में डूबा रहता था। तो इसका प्रमुख कारण क्या था? इसके संबंध में यदि हम अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि उसको न केवल उसको 2 प्रकार के कर देने पड़ते थे। एक था भू राजस्व कर और दूसरा जो कर था वह था अतिरिक्त कर। अब अतिरिक्त भू राजस्व कर से तो हमारा आप सभी जानते हैं कि जो किसानों को उत्पादन पर कर देना पड़ता था, भूमि पर जो कर देना पड़ता था। अब अतिरिक्त कर क्या था? अतिरिक्त कर को यदि हम देखें तो कि राज्य के द्वारा भू राजस्व के अलावा अतिरिक्त कर भी किसान से लिया जाता था। और वो कौन सा कर होता था? उसमें जो हमें साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, जैसे किसानों को कई बार सैनिक अभियान के समय राजा कोई सैनिक अभियान पर जा रहा है, भू राजस्व का इसी कारण वो भू राजस्व का अग्रिम भुगतान मांग लेता था और उसे अग्रिम भुगतान करना पड़ता था। और इसी कारण जब उसका उत्पादन नहीं होता था और अग्रिम में उसको ये भू राजस्व देना पड़ता था राजा को या अधिकारियों को, तो ऐसे समय में वो ये राजस्व चुकाने के लिए ऋण लिया करता था, कर्ज लेता था। और इसी कारण ऋण लेने का, किसानों के द्वारा ऋण लेने का एक प्रमुख कारण ये अतिरिक्त कर पाया जाता था। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में इसके पास, किसान के पास कोई चारा नहीं रहता था और वह महाजन के पास जाता था और उससे उधार लेता था। और ये उधार की जो प्रक्रिया थी वो केवल किसानों तक ही सीमित नहीं थी, यानी किसानों को ही केवल उधार नहीं लेना पड़ता था, बल्कि जो राजस्व अधिकारी थे उनके ऊपर भी भू राजस्व की पूरी राशि एडवांस में जमा कराने की जिम्मेदारी होती थी। तो उसको भी, राजस्व अधिकारी को भी इस प्रक्रिया के कारण ऋण लेना पड़ता था। और ये जो ऋण लेने देने की जो प्रक्रिया थी, उपयोगिता थी, और उधार का जो सीधा संबंध हुआ करता था वो व्यापार से होता था। और महाजन और ऋणदाता जिससे भी ये धन राशि लिया करते थे, उनको, किसानों को नगद राशि देनी पड़ती थी। और वह किसान जो था उनकी जो अदायगी करता था, यानी पैसा जो वापस लौटा था वो नगद में नहीं लौटाता था, बल्कि इन व्यापारियों को या महाजनों को वह अनाज के रूप में देता था। और इसी कारण ये इसका संबंध व्यापार से जुड़ता
चला गया। अब 17वीं-18वीं शताब्दी में ये जो दस्तावेज हमें इसके संबंध में उपलब्ध होते हैं, तो जो महाजन था या ऋणदाता था, वो जो अनाज के रूप में अपने पैसे को वापस लेता था, उसको डबल फायदा होता था, दोहरा लाभ होता था। क्या लाभ होता था? ये पहला लाभ तो उसको ये होता था, वह फसल के समय पर अपने कर्ज की वसूली कर लेता था। जब फसल उसकी खड़ी होती थी तो उस समय वह अपनी जो उसने नगद पैसा दिया था उधार, उसकी वसूली कर लेता था। और इसके अलावा दूसरा लाभ उसको ये होता था, वह अनाज प्राप्त करने का अग्रिम दावा कर लेता था। यानी चूंकि उसने किसान को उधार दिया है और उधार देने के कारण जो खड़ी फसल है वह उससे ये कॉल कर लेता था कि ये जो फसल होगी उसका भुगतान वह कर्ज को चुकाने के लिए करेगा, और उसका जो मूल्य निर्धारित होता था वह बाजार की मांग के अनुसार वो निश्चित कर लेता था। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि इस भू राजस्व के कारण व्यापारियों में एक पूंजीगत संबंध किसानों से स्थापित हुए, और इस प्रकार से जो किसानों व्यापारियों ने जो लाभ प्राप्त किया, महाजनों ने जो लाभ प्राप्त किया, इसके उदाहरण हमें मिलते हैं। और उसमें एक बहुत बड़ा उदाहरण ईस्ट इंडिया कंपनी का हमें प्राप्त होता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेजों में नील के व्यापार के संबंध में एक उदाहरण दिया गया है आगरा और अहमदाबाद के व्यापारियों के संबंध में। और उसमें ये बताया गया है कि जो किसान उस काल में नील का उत्पादन करते थे, वह व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी थे वह किसानों को अग्रिम धन दे देते थे। और जब नील तैयार होती थी तो उस रूप में वह उसके भाव भी पहले से ही निश्चित कर देते थे, और जब वह तैयार हो जाता था, माल तैयार हो जाता था, तो उसको वो खरीद लेते थे। जो निश्चित भाव उन्होंने निर्धारित किए थे। और ये जो व्यवस्था थी, वो जो प्रक्रिया थी, वो कम खर्चीली खरीद प्रक्रिया कहलाती थी। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो बाज़ारों में जो दर होती थी और इनके बीच में जो दरों का समझौता होता था, उसमें अंतर देखने को मिलता था। और इस प्रकार से ऐसे कई उदाहरण हमें गुजरात में, सूरत में इस प्रकार के उदाहरण हम देख सकते हैं। और सूरत में जिस प्रकार के सूत के भाव, जो कपड़ा व्यापारी थे उनके जो सूत के भाव होते थे, उसमें भी इस प्रकार से ये व्यापारी दोहरा लाभ प्राप्त करते थे। अब एक और जो स्थिति थी कि जो ये भू राजस्व व्यवस्था थी और जिस प्रकार से किसानों को इसके कारण कर्ज लेना पड़ता था, तो जब राज्य ने ये देखा कि किसान बहुत परेशान है, व्यथित है, तो इसलिए उन्होंने राज्य की तरफ से तकाबी या ऋण व्यवस्था करने की आवश्यकता को महसूस किया। क्योंकि किसान के द्वारा जो कृषि के साधन उसको प्राप्त करने पड़ते थे, उसके कारण उसको महाजनों से ऊंची दर पर उधार लेना पड़ता था, और उसकी जो कीमत चुकानी पड़ती थी उसके कारण उसको काफ़ी नुकसान होता था। और इसी कारण राज्यों ने एक नई व्यवस्था प्रारंभ की, और उस व्यवस्था को तकाबी की व्यवस्था के नाम से पुकारा जाता है। तकाबी का जो उर्दू शब्द है और इसका जो मीनिंग होता है वो है राज्य के द्वारा की गई ऋण की व्यवस्था। यानी किसानों को कृषि के लिए दिए गए जाने वाले ऋण को तकाबी के नाम से पुकारा जाता है। यानी किसानों को जो राज्य की तरफ से ऋण की व्यवस्था उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की गई, उसको हम तकाबी के नाम से पुकारते हैं। और मध्यकालीन भारत में राज्य के द्वारा 14वीं शताब्दी के पहले दशक में इस प्रकार की व्यवस्था किए जाने के कई उल्लेख हमें प्राप्त होते हैं। और सबसे पहला इसका जो उदाहरण देख सकते हैं हम, वो 1325 से 51 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में देख सकते हैं। और उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों को
अग्रिम धन प्रदान किया था और इस प्रकार से इससे किसानों के उत्पादन में वृद्धि हुई। और कई बार जैसे अकाल पड़ता है राज्य में, और ऐसे समय में किसानों के लिए कुएं उसने खुदवाए और धन और बीज देने का उसने अपने कर्मचारियों को आदेश प्रदान किया। और इसके बदले में, यानी राज्य के द्वारा जो ये इस प्रकार की व्यवस्था की जाती थी, उसके बदले में राज्य द्वारा उत्पादन के एक हिस्से को प्राप्त किया जाता था। यानी जितना उत्पादन होता था 100% जैसे उत्पादन है, तो उसका जो एक हिस्सा होता था वह राज्य प्राप्त करता था। तो इस प्रकार का प्रयोग मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। फिर एक और उदाहरण हमें प्राप्त होता है जियाउद्दीन बर्नी, जो उस समय का प्रमुख इतिहासकार था। उसने ये कहा है कि उस काल में शाही खजाने से 70 तनके किसानों को तकाबी के रूप में दिए जाने के उदाहरण मिलते हैं। अब तनके क्या होता है? तनके है मुद्रा। तनके एक मुद्रा है और जिसे कि हम चांदी के सिक्के कह सकते हैं। चांदी के सिक्कों को तनके कहा जाता था। तो यानी किसानों को राज्य के शाही खजाने में से ऐसे उदाहरण हमें उपलब्ध होते हैं कि 70 टन के तकाबी के रूप में, यानी ऋण के रूप में प्रदान किए गए थे। इसी प्रकार से मुगल काल का उदाहरण हम देख सकते हैं। और मुगल काल में कहा जाता है कि प्रशासनिक आदेशों में राजस्व अधिकारियों को ये आदेश दिया गया था कि वो किसानों को बीज व पशु खरीदने के लिए शाही खजाने से तकाबी प्रदान करें। यानी उनकी जो आवश्यकता है, पशु की आवश्यकता है, बीजों की आवश्यकता है, तो उसके लिए वो उनको ऋण प्रदान करें शाही खजाने से। और तकाबी का जो भुगतान किया जाता था गाँवों में, वो किसके द्वारा किया जाता था? वहाँ के जो मुखिया होते थे, चौधरी होते थे, पटेल जिसको हम कहते हैं, या फिर वहाँ गांव के जो स्थानीय अधिकारी होते थे, उनके द्वारा इस प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, यानी बीज खरीदने के लिए, किसान के द्वारा पशु खरीदने के लिए यह ऋण व्यवस्था की जाती थी। और वही जो ऋण देता था वही ऋण वसूली का उत्तरदायित्व भी अपने ऊपर लेता था। और इस पर किसानों को ब्याज भी देना पड़ता था। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि उस काल में राज्य के द्वारा ऋण दिया जाता था, ब्याज सहित उस मूल राशि को उत्पादन या अनाज के रूप में वसूल किया जाता था और नगद के रूप में वसूल किया जाता था। और इस प्रकार की व्यवस्था राज्य के द्वारा की गई थी। और इसमें एक इतिहासकार है यासीन ने ये कहा है कि किसानों को तकाबी में प्राप्त राशि का जितना ब्याज देना पड़ता था, वो राशि इस प्रकार की होती थी कि 1 रुपये पर, जो प्राचीन काल का या मध्यकाल का हम देखें तो 1 रुपया जो हुआ करता था, उस पर 2 आना के हिसाब से, यानी 2 पैसे के हिसाब से उसको प्रतिमाह ब्याज के रूप में देना पड़ता था। और जैसे गन्ने की फसल है, तो गन्ने की फसल पर ये कहा जाता है कि 2 बीघा पर, जो गन्ने की फसल 2 बीघा में अगर हो रही है तो उसमें 2 रुपये देने पड़ते थे। यानी 1 बीघा पर 1 रुपये उनको ब्याज के रूप में देने पड़ते थे। इस प्रकार के उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं। अब ये थी किसानों की बात। अब इसके अतिरिक्त यदि हम उनके व्यापारियों की बात करें और कि किस प्रकार से राज्य के द्वारा व्यापारियों को आर्थिक व्यवसाय के लिए वित्तीय सहायता किस प्रकार से प्रदान की जाती थी, तो सबसे पहले हम लेंगे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की व्यवस्था। और कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापार की समुचित व्यवस्था के लिए राज्य के द्वारा ऋण प्रदान किए। और उसमें ये कहा जाता है कि मुल्तानी व्यापारियों को, यानी मुल्तान के जो व्यापारी थे, उनको
उदाहरण के रूप में 20 लाख टन के ऋण के रूप में प्रदान करने का उदाहरण हमें मिलता है। यानी 20 लाख चांदी के सिक्के ऋण के रूप में उनको प्रदान किए गए थे। और ये जो व्यापारी थे वह देश के भारत के विभिन्न भागों से सामग्री खरीदकर राज्य द्वारा निश्चित मूल्य पर दिल्ली जाकर इसको बेचते थे। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो ये ऋण की राशि थी उस पर ब्याज मांगा था या नहीं मांगा था, इसके कोई उदाहरण हमें प्राप्त नहीं होते हैं। इसी प्रकार से मुगल काल का एक उदाहरण ले तो कहा जाता है कि शाहजहाँ ने एक आदेश दिया था और एक व्यापारी था जिसका नाम था मुन्नो दास कुंडा। और कहा जाता है कि मुन्नो दास कुंडा व्यापारी को नील खरीदने के लिए 5 लाख रुपए का कर्ज राज्य के खजाने से दिया था। और यहाँ भी हमें कर्ज की अदायगी का या ब्याज का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है, लेकिन ये उल्लेख मिलता है कि व्यापारी इस कर्ज की अदायगी 3 साल में करना निश्चित करेगा और स्वयं के लाभ में से 6 लाख रुपए 3 किस्तों में जमा कराने थे। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो इस उदाहरण से ये स्पष्ट हो जाता है कि इनडायरेक्ट रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में ब्याज की राशि ले ली जाती थी और स्पष्ट इस प्रकार के उल्लेख उस काल के प्राप्त नहीं होते थे और वो ब्याज न लेकर मूल राशि के अतिरिक्त कुछ अलग राशि की व्यापारियों से वसूल की जाती थी। तो इस प्रकार के उदाहरण भी हमें प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त एक सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न उठता है इसके संबंध में कि इनकी जो व्यापारियों की वाणिज्यिक गतिविधियां किस प्रकार की थी, उसमें हम देखते हैं कि अभी हमने ये उल्लेख किया कि किसानों को और व्यापारियों को अब अपने व्यापार के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए राज्य से और महाजनों से, वोरों से कर्ज लेना पड़ता था, यानी उधार लेना पड़ता था। तो न केवल इनको ही उधार लेना पड़ता था व्यापारियों को, बल्कि ऐसे उल्लेख भी हमें प्राप्त होते हैं जब अमीरों के द्वारा भी कर्ज लिया जाता था। अब अमीरों को जो ये वर्ग था, ये उच्च वर्ग था। आप सभी जानते हैं कि ये उच्च वर्ग था। अब जो ये उच्च वर्ग था इसको क्यों कर्ज लेना पड़ता था, इसका अगर हम उल्लेख करें तो हम क्या पाते हैं कि मध्यकाल में जो अमीर वर्ग था और शासक वर्ग था, जिसमें सुल्तान को भी हम शामिल करते हैं और सुल्तान के जो सेवक थे उनको भी शामिल करती है। इनकी जो आय थी, सुल्तान के जो सेवक थे, अधिकारी थी, उनकी आय, उनका वेतन होता था और कई बार वो वेतन न होकर, नगद न होकर क्षेत्र विशेष के रूप में उनको दे दिया जाता था, यानी ज़मीन दे दी जाती थी और ज़मीन का जो राजस्व प्राप्त होता था उसमें से वह अपना वेतन प्राप्त करते थे। और इस को सल्तनत काल में यदि हम देखें तो इक्ता कहा जाता था और इसको जागीर भी, मुगल काल में इसको जागीर कहा जाता था। सल्तनत काल में बादशाहों के द्वारा अपने अधिकारियों को जो भूमि दी जाती थी उसको इक्ता कहा जाता था और मुगल काल में इसको जागीर के नाम से पुकारा जाता था। और वो राज्य द्वारा करों को संकलित करता था और जागीरदार के द्वारा निश्चित राशि राजकीय कोष में जमा कराई जाती थी और उस जागीरदार को इक्तादार भी कहा जाता था। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनकी जो आय और खर्च का जो स्रोत था वह अमीरों, अधिकारियों का राजस्व पाया जाता था। अब ये जो राशि थी, इस राशि कि किस प्रकार से ये इनको धन लेने के लिए बाध्य होना पड़ता था, इसके कई उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं। और उसका एक उदाहरण ये है कि इनको खर्च के लिए धन उधार
लेने के लिए इसलिए बाध्य होना पड़ता था कि कई अवसरों पर अमीरों की शासन की अतिरिक्त मांग को पूरा करना पड़ता था। जैसे सैनिक अभियानों के समय उसे सर्राफ, महाजन, बोरा आदि से धन लेना पड़ता था, और इस पर उसे ऋणदाताओं को, यानी महाजन को, सर्राफ को भू राजस्व का अधिकार, अपने क्षेत्र में भू राजस्व वसूली का अधिकार प्रदान करना पड़ता था। और इसके उदाहरण हम इसके लेंगे, जिसमें सल्तनत काल के उदाहरण और मुगल काल के उदाहरणों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।